गुड मॉर्निंग क्लास 12। अब हम आज बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं आगे। इसके पहले मैंने आपको डायरेक्शन का मीनिंग और उसका इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एलिमेंट्स में 4 टाइप्स बताए थे। उसका सेकंड टाइप होता है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अब अभिप्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा सिंपल अगर शब्दों में बात करें तो अपन क्या कर सकते हैं कि किसी भी कर्मचारी को काम करने के लिए मोटिवेट करना, किसी भी कर्मचारी को काम करने के लिए मोटिवेट करना, उसमें उत्साह उत्पन्न करना, काम को लेकर उत्साह उत्पन्न करना या काम को लेकर लगन उत्पन्न करना ताकि वो किसी भी कार्य को श्रेष्ठ तरीके से कर सके। जैसे कोई भी व्यक्ति जैसे काम नहीं कर पा रहा है, अगर अच्छा कार्य करने की उसमें भावना नहीं है तो आप अपनी उसको अभिप्रेरणा के द्वारा उसे मोटिवेट कर सकते हैं और उसे काम करने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। इसकी परिभाषा देकर रखी है शेल्डर के अनुसार, अभिप्रेरणा प्रोत्साहन देने तथा प्रत्युत्तर प्राप्त करने की विधि होती है। शॉर्टर के अनुसार अभिप्रेरणा किन्हीं निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने की एक इच्छित दिशा में जाने के लिए प्रकट की गई एक प्रेरणा होती है। सरल शब्दों में हम बोल सकते हैं कि अभिप्रेरणा से आशय उस मनोवैज्ञानिक प्रेरणा से होता है जो व्यक्तियों में काम करने के प्रति प्रोत्साहित करती है, कार्य पर बनाए रखती है और उन्हें कार्य के प्रति संतुष्टि प्रदान करती है। यानी कि क्या करना है कि एक मनोवैज्ञानिक प्रेरणा है, यानी कि आपको उसको अंदर से तैयार करना है किसी भी काम को करने के लिए, उसे ठीक प्रकार से मोटिवेट करना है किसी भी व्यक्ति को। अब इसकी लक्षण या विशेषता की बात कर रहे हैं अपन, यह प्रकृति, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑफ मोटिवेशंस। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया होती है। प्रबंध में अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया होती है जो कभी समाप्त नहीं होती है। व्यक्तियों से कार्य करवाने के लिए उन्हें सदैव निरंतर अभिप्रेरित करना ही पड़ेगा। तो लगातार आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर उन लोगों से काम करवाना है तो लगातार उन्हें मोटिवेट करते रहना पड़ेगा, लगातार उन्हें बताना पड़ेगा कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें उनको क्या है कि लगातार आपको बताना पड़ेगी। और किसी भी कार्य को, जो कठिन कार्य होते हैं उनको सिंपल तरीके से उनको बताना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा कि भाई सिंपल तरीके से आप इसको ऐसे तरीके से कर सकते हो। यह कर्मचारी को कार्य करने के प्रेरित करता है। अभिप्रेरण की द्वितीय महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि वह कर्मचारियों को अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। तो अभिप्रेरणा के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या अपने लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करने की एक प्रक्रिया होती है। अभिप्रेरणा कई प्रकार से दिया जा सकता है। तो अभिप्रेरणा जो होती है वो कई प्रकार से दी जा सकती है। अभिप्रेरणा का एकमात्र साधन नहीं होता है। इसमें 2 प्रकार हमारे पास होते हैं, गैर वित्तीय और वित्तीय, यानी कि मौद्रिक और अमौद्रिक। 2 प्रकार से अभिप्रेरणा हम दे सकते हैं। अब मैं मेरे अगले टॉपिक में बताऊंगा कि गैर मौद्रिक या मौद्रिक अभिप्रेरणा क्या कहती है, वित्तीय या गैर वित्तीय क्या होता है। आगे हम बात करें, अभिप्रेरणा से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। तो अभिप्रेरणा कार्य करवाने के लिए ही नहीं बल्कि आपसी सहयोग में वृद्धि करने के लिए भी दिया जाता है। अभिप्रेरणा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। अभिप्रेरणा देना वास्तव में मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है। प्रत्येक मानव की आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रबंधक अभिप्रेरणा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अभिप्रेरणा क्या होता है कि मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि है, मतलब कि कोई भी जो व्यक्ति होता है वह आर्थिक, सामाजिक और मानसिक आवश्यकताएं उसकी पूरी करना भी क्या होता है कि अभिप्रेरणा का एक तत्व होता है। इसमें आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रबंधक अभिप्रेरणा का प्रयोग करते हैं। अभिप्रेरणा का एक निश्चित विधि है। अभिप्रेरणा एक विधि है जिसमें प्रेरणा, उद्योग, इच्छा, महत्वाकांक्षा, प्रयत्न, आवश्यकता के माध्यम से मानव व्यवहार का निर्देशन, नियंत्रण एवं स्पष्टीकरण किया जाता है। तो ये एक प्रकार की प्रोसीजर होती है कि किस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उस व्यवहार के अनुसार उसकी
प्रेरणा उसकी उद्योग, उसकी इच्छा, उसकी महत्वाकांक्षा के अनुसार, उसके प्रयत्नों के आधार पर हम उसके व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं। अभिप्रेरणा की धारणा मनोवैज्ञानिक है। अभिप्रेरणा एवं मनोबल एक नहीं है। कई बार यह भ्रम हो जाता है कि अभिप्रेरणा तथा मनोबल एक ही होता है, जबकि ये दोनों अलग हैं। इन दोनों में अंतर इतना है कि अभिप्रेरणा कार्य के प्रति प्रेरित करने की क्रिया है, और जबकि मनोबल कार्य करने की इच्छा होती है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि किसी व्यक्ति को जो है काम करने की इच्छा नहीं होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि अभिप्रेरणा नहीं होती है। अभिप्रेरणा में क्या होता है कि आप काम करने के लिए उसको प्रेरित कर सकते हैं, और एक मनोबल जो होता है वो इच्छा कहलाती है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मोटिवेशन। कर्मचारी को कार्य के लिए प्रेरित करना, कर्मचारी को कार्य के लिए प्रेरित करना, कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना, कर्मचारी की आवश्यकता की संतुष्टि करना, कर्मचारी के मनोबल को सुदृढ़ बनाना, संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना, ये सारे इसके उद्देश्य होते हैं। अभिप्रेरणा की आवश्यकता है महत्व। तो कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये इसकी आवश्यकता है कि अभिप्रेरणा हमें क्यों देना है, क्योंकि जो हमारे यहाँ के आलसी प्रवृत्ति के जो कर्मचारी हैं उनको काम करने की हार्दिक इच्छा उत्पन्न करना, इसके लिए मोटिवेशन दिया जाता है। उत्पादन में वृद्धि करना, कि अगर कोई व्यक्ति अगर मोटिवेट होकर कार्य का उत्पादन करेगा तो हमारे उत्पादन में वृद्धि होगी। मनोबल बढ़ना, कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रहता है, वे उत्साह से कार्य करते हैं और वो कार्य को भार नहीं समझते हैं। ठीक है, श्रम पूंजी में संघर्ष नहीं होता। मोटिवेशन के द्वारा मानवीय संबंध का विकास होता है। श्रम और पूंजी में कभी भी किसी प्रकार का संगठन नहीं होता, संघर्ष नहीं होता, उनमें मधुर संबंध बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पर्यवेक्षण व्यय में कमी होना। जब मोटिवेट होकर अगर कोई बंदा काम करने बैठता है आपके बिजनेस में, तो यहाँ पर हमें काम की देखरेख करने के लिए किसी तीसरे बंदे को रखने की ज़रूरत नहीं होती, यानी क्योंकि हमको उसमें पर्यवेक्षण नहीं करना पड़ता, देखरेख नहीं करना पड़ती, इसलिए इसमें भी एक कमी आती है। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति होती है, मानवीय संसाधन का सदुपयोग होता है, श्रमिक में स्थायित्व होता है, श्रेष्ठ मानवीय संबंधों की स्थापना होती है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। उसके बाद अब अभिप्रेरणा का आधुनिक सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत प्रचलित हैं, इनमें आवश्यकता की क्रमबद्धता देकर रखिए। हम बात करते हैं अब कि मोटिवेशन के प्रकार कितने हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा के प्रकारों की बात हो रही है, तो सबसे पहले आता है हमारा धनात्मक अभिप्रेरणा, ऋणात्मक अभिप्रेरणा, मौद्रिक अभिप्रेरणा और अमौद्रिक अभिप्रेरणा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं धनात्मक। तो धनात्मक अभिप्रेरणा से आशय ऐसी अभिप्रेरणा से होता है जिसके द्वारा कर्मचारी को अच्छा बोनस, कमीशन, अतिरिक्त वेतन आदि देकर प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अंतर्गत पदोन्नति, कार्य की सराहना, सामाजिक सुरक्षा, प्रबंधकों का अच्छा व्यवहार आदि बातें आती हैं। इनसे कर्मचारियों का जो कर्मचारी का मनोबल बढ़ता है और वह उत्साह और पूर्ण कार्य क्षमता से कार्य करता है। इसे सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। ऋणात्मक अभिप्रेरणा में क्या होता है कि ऋणात्मक अभिप्रेरणा से आशय ऐसे कार्यों से होता है जिसके द्वारा नेता अपने अधीनस्थों से कार्य उनको डरा धमका कर करते हैं। नौकरी से हटाने का भय दिखाकर, उनका वेतन काटने की धमकी देकर उनसे कार्य करवाते हैं। तो नेतृत्व का यह स्वरूप बिनु भय होई न प्रीति के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसे ऋणात्मक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। दोनों में श्रेष्ठ पद्धति कौन सी होती है? तो धनात्मक अभिप्रेरणा जो है और ऋणात्मक अभिप्रेरणा जो है वो परिस्थिति के आधार पर होती है। ठीक है, अब हम आगे मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मौद्रिक अभिप्रेरणा, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि एक प्रकार की फाइनेंशियल मोटिवेशन होता है, मॉनेटरी होती है।
मॉनेटरी अभिप्रेरणा जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि ये धन से संबंधित होती है, यानी कि ऐसी अभिप्रेरणाएं जो धन से संबंधित हो वो मौद्रिक अभिप्रेरणा कहलाती हैं। जैसे पर्याप्त वेतन, हम किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हैं अगर हम उसे उनके कार्य के अनुसार, कार्य के महत्व को देखते हुए अच्छा वेतन देंगे। श्रमिकों को यह अनुभव होगा कि वे जितना परिश्रम कर रहे हैं उतना हमें यहाँ पर वेतन मिल रहा है, तो वो अपने कार्य को पूर्ण कर्तव्य भावना के साथ करेंगे। अतिरिक्त वेतन, अगर किसी बंदे से आप ओवर टाइम करवा रहे हैं और ओवर टाइम की एक सही सैलरी अगर उसे दे रहे हैं, वेतन में अगर उसको दे रहे हैं प्लस करके, तो व्यक्ति आपके यहाँ बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होकर काम करना शुरू करेगा। महंगाई भत्ता, यदि वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य बढ़ने पर श्रमिकों के वेतन में अनुपातिक वृद्धि कर दी जाए तो वह कार्य तत्काल किया जाए, और वह कार्य क्या हो तत्काल किया जाए, ताकि श्रमिकों को कोई समस्या ना हो, मानसिक और आर्थिक रूप से वो परेशान ना हो, तो भी व्यक्ति मोटिवेट होकर आपके बिजनेस में कार्य करता है। बोनस, बोनस एक ऐसी प्रेरणा है जिससे कर्मचारी सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। बोनस को एक प्रकार से उपहार माना जाता है, जिसे पाकर कोई भी व्यक्ति जो है श्रमिक खुश हो जाता है और आपके बिजनेस में अच्छे से कार्य करने लगता है। उसके बाद अन्य भत्ते की बात करें तो यदि श्रमिक या कर्मचारी को अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त भत्ते दिए जाते हैं तो उनकी पूर्ति के लिए मालिक द्वारा भत्ते दिए जाते हैं। तो जैसे वाहन भत्ता, गाड़ी भत्ता, बाहर जाने का भत्ता और मकान भत्ता, भोजन भत्ता आदि, चिकित्सा भत्ता आदि। तो इनसे भी क्या होता है, श्रमिक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होता है। अब उसके बाद आवश्यक ऋण, समय पर वेतन, अनुचित कटौती नहीं होना चाहिए, वेतन वृद्धि देना, पेंशन ग्रेजुएटी देना, ये सारे जो होते हैं वो मौद्रिक अभिप्रेरणा के कुछ तत्व हैं। अमौद्रिक अभिप्रेरणा, ऐसे अभिप्रेरणा जो कि पैसों से संबंधित नहीं होती है, वो उनकी भावनाओं से संबंधित होती है, भावनाओं का सम्मान करने से संबंधित होती है, तो उससे भी व्यक्ति का मोटिवेशन बढ़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप उन भावनाओं का जो है, उनकी भावनाएं का सम्मान करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, भले उन्हें पैसा कम देंगे तो भी व्यक्ति मोटिवेट होकर आपके यहाँ कार्य करता है। जैसे नौकरी की सुरक्षा देना, तो पर्याप्त वेतन के साथ साथ अगर आप एक बंदे को नौकरी की सुरक्षा देते हैं, यानी कि उसे अपनी नौकरी गंवाने का भय नहीं रहेगा, तो वो आपके बिजनेस में अच्छे से कार्य करना शुरू करता है। पदोन्नति का आशा, अब अगर उसे ये उम्मीद हो कि मेरा यहाँ पर जो है प्रमोशन होता रहेगा, अगर मैं अच्छा कार्य करूँगा तो मेरा प्रमोशन यहाँ पर होगा, तो भी एक प्रकार से क्या होगा कि वो अपनी ईमानदारी से कार्य यहाँ पर करेगा, पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेगा। प्रशंसा, जब कोई कर्मचारी उसके द्वारा सौंपे गए कार्य को समय पर पूरा करता है तो उसके द्वारा किए गए इस कार्य की और समयबद्धता की प्रशंसा की जानी चाहिए, जिससे उसको मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। गुणों का सम्मान, यदि कोई व्यक्ति समय का पाबंद है और ईमानदार है तो उसे इन गुणों का सम्मान किया जाना चाहिए। परामर्श, कभी कभी ये होता है कि आपको आपके बिजनेस में जो अनुभवी और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी होते हैं उनकी सलाह ले लेनी चाहिए, तो उससे क्या होता है कि कर्मचारियों में एक प्रकार से दायित्व की भावना पैदा होती है और वो ठीक प्रकार से आपके यहाँ बिजनेस में कार्य करना शुरू करते हैं। गौरव भावना, प्रत्येक व्यक्ति का चाहता है कि उससे कार्य की प्रशंसा की जाए, ठीक है, और साथी और प्रबंधक सारे समाज में उसे सुनना चाहें, तो उससे क्या होता है कि समय समय पर उसे बधाई दें किसी कार्य करने की, तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है ऐसे में, ठीक है। तो ये हमारा जो है मोटिवेशंस के बारे में मैंने आपको बताया है। और भी इसके अंदर पॉइंट देकर रखे, कार्य का सम्मान, श्रमिकों का मानवीय व्यवहार, जिम्मेदारी सौंपना, श्रमिक कल्याण एवं सुविधाएं, प्रबंध में श्रमिकों को भाग देना आदि। अब इसमें अंतर भी है, तो स्टूडेंट्स ये अंतर आप पढ़ेंगे। अब इसका जो है मैं आपको जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है कम्युनिकेशन वाला, वो मैं मेरे कल के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये एक श्रेष्ठ अभिप्रेरणा के तत्व भी हैं, उत्पादकता, लागत, व्यापकता, लोच, भार स्वरूप न होना,
तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो लीडरशिप और कम्युनिकेशन के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। आपका होमवर्क ये रहेगा कि जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है निर्देशन में, वो पूरा टॉपिक आप दोबारा पढ़ें। थैंक यू।